स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जहां पर हम अपना पहला मॉडल टेस्ट पेपर करने वाले हैं केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी या प्रवक्ता के एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न हमारा, फादर ऑफ इंडियन बॉटनी, जो हमारे भारतीय वनस्पति शास्त्र के जनक किसे माना जाता है, तो वह है हमारे विलियम रॉक्सबर्ग। जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, विलियम रॉक्सबर्ग को हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। बाकी हमारे जो E.J. बटलर है, इनको हम बोलते हैं इंडियन माइकोलॉजी का फादर। इंडियन माइकोलॉजी होता है फंगस की स्टडी को हम बोलते हैं माइकोलॉजी। ठीक है, अगला ऑप्शन है हमारा बीरबल साहनी। बीरबल साहनी जो होते हैं ये हमारे यहाँ फॉसिल प्लांट से संबंधित है, मतलब ये जीवाश्म जो होते हैं, जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, जिनसे पता लगाया जाता है कि प्राचीन समय में कौन से प्लांट मौजूद थे। ठीक है, और इन्हीं के नाम पे एक इंस्टीट्यूट भी है जिसका नाम है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबोटनी। वो कहाँ पर है? वो है लखनऊ में, जिसका पहला नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबोटेनिकल साइंस। ये इसका पहले नाम था। ठीक है, और इन्होंने साथ में एक जिम्नोस्पर्म की प्रजाति खोजी है, जिम्नोस्पर्म की, GYMNO, जिम्नोस्पर्म की प्रजाति, या मैं बोलूँ एक ग्रुप जिसका नाम है पेंटोजाइले, PENTOXYLAE। पेंटोजाइली ग्रुप को डिस्कवर किया है जुरैसिक पीरियड के दौरान। कहाँ पर? राजमहल हिल्स में, जो कि कहाँ पर है? बिहार में है। ठीक है, तो ये दो बातें जो है आपको इनसे संबंधित याद रखनी है। एक तो पेंटोजाइले और दूसरा उनका इंस्टीट्यूट, उसका पुराना नाम और नया नाम। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर जो है वो हमारा संबंधित होता है फॉरेस्ट और उसके प्रोडक्ट से संबंधित जो भी जानकारियाँ होती हैं वो हम सिल्वीकल्चर के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा इथेनोबॉटनी। इथेनोबॉटनी के अंदर हम वो प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे ट्राइबल यूज़ करते हैं। ठीक है, ट्राइबल यूज़ का मतलब होता है जंगलों में रहने वाली कुछ जनजातियाँ होती हैं, वो जो प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में सभी जानकारियाँ हमको मिलती हैं इथेनोबॉटनी के अंदर। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है, जो हमारे प्रोफेसर वी पुरी हैं, ये क्या है? तो ये हमारे वी पुरी है हमारे मॉर्फोलॉजिस्ट, मतलब आकारिकी के जनक हैं। ठीक है, ये इनसे संबंधित हैं, और इसमें जो एनाटमी है, प्लांट एनाटमी से संबंधित है हमारे एन ग्रीव। ठीक है, GREW, ये हमारे इससे संबंधित है। और फिजियोलॉजी के जो जनक हैं वो है हमारे स्टीफन हेल्स। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टीफन की स्पेलिंग STEPHEN, स्टीफन हेल्स, HALES, हेल्स, स्टीफन हेल्स। और इन्हीं के साथ दो और व्यक्ति हैं जो कि फिजियोलॉजी की स्टडी में वो भी इन्हीं से संबंधित हैं, फिजियोलॉजिस्ट हैं वो। ठीक है, वो है हमारे के नंदा, और एक है हमारे GS सिरोही, SIROHI सिरोही। ठीक है, ये भी फिजियोलॉजिस्ट हैं, मतलब फिजियोलॉजी के ऊपर अध्ययन करते हैं। और फादर कौन है? स्टीफन हेल्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है स्टडी ऑफ लॉन्स। लॉन्स का मतलब होता है हरे घास का मैदान, तो उसकी स्टडी को हम बोलते हैं एग्रोस्टोलॉजी। ठीक है, और एंथोलॉजी में हम पढ़ते हैं पुष्पों का अध्ययन, फ्लावर के अध्ययन को हम बोलते हैं एंथोलॉजी। और डेंड्रोलॉजी में हम पढ़ते हैं ट्रीज और श्रब के बारे में, जो भी हमारे वृक्ष होते हैं उनका अध्ययन होता है डेंड्रोलॉजी में। पेडोलॉजी में हम पढ़ते हैं मृदा का अध्ययन, मतलब सॉइल की स्टडी को हम बोलते हैं पेडोलॉजी। अगला हमारा क्वेश्चन है इंडियन बोटेनिकल गार्डन, ये जो है हमारा कहाँ पर है? तो इंडियन बोटेनिकल गार्डन है हमारा लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है व्हाट इज़ द एज ऑफ एंजियोस्पर्म, मतलब जो हमारा एंजियोस्पर्म है इनका युग जो है वो किसे कहा जाता है? तो वो होता है सीनोजोइक को कहा जाता है एज ऑफ एंजियोस्पर्म। जबकि आप मीजोजोइक के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर रेप्टाइल और जो हमारे कोनीफर्स हैं, कोनीफर्स मतलब पाइनस के जो पेड़ हैं, उनका यहाँ पर उद्भव हुआ है, मतलब वो यहाँ पर देखे जाते हैं। और सीनोजोइक में एज ऑफ एंजियोस्पर्म के साथ साथ यहाँ पर आपको मैमल्स देखने को मिलेंगे, और मैमल्स के साथ साथ एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म या जिनको हम बोलते हैं आज के मॉडर्न फ्लोरा। आजकल जो हमारे हैं वो प्रचुर मात्रा में क्या है, या सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में क्या पाए जाते हैं? एंजियोस्पर्म। तो इन्हीं को कहा जाता है मॉडर्न फ्लोरा। जब आप बात करेंगे पैलियोजोइक में, तो पैलियोजोइक में हमको फर्स्ट वर्टिब्रेट हमको देखने को मिले हैं। ठीक है, फर्स्ट वर्टिब्रेट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है मराइन जो एंजियोस्पर्म है इसका एग्जाम्पल कौन सा है? तो वो है जूस्ट्रा।
जूस्ट्रा को हम बोलते हैं सी ग्रास। जो सी ग्रासेस होती हैं ये हमारी मराइन एंजियोस्पर्म होती हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल कल्टिवेटेड प्लांट। वो कौन सा इनमें से ऑप्शन है जिसकी खेती सबसे पहले करी गई थी, तो वो होता है जौ, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बार्ले है ये है करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है जो हमारा गंगा 5 है ये क्या है, तो ये एक मेज की प्रजाति है। ठीक है, मेज की प्रजाति है गंगा 5। अगला क्वेश्चन है जो पैरा रबर है ये हमें किससे मिलती है। पैरा रबर मिलती है हमको हेविया से। ठीक है, हेविया से हमको पैरा रबर मिलती है। और जो हमें इंडियन रबर जो मिलती है वो मिलती है फाइकस के प्लांट से। ठीक है, क्या मिलती है, इंडियन रबर। इंडियन रबर हमको मिलती है फाइकस के प्लांट से, या हम इसी को बोलते हैं असम रबर, ASSAM असम, RUBBER रबर। अगला क्वेश्चन है हमारा पोटैटो इज, जो हमारी आलू है ये क्या है, आलू है न्यू वर्ल्ड स्पीसीज। ठीक है, आलू को हम बोलते हैं न्यू वर्ल्ड स्पीसीज। आप याद रखना पोटैटो के साथ साथ टोमेटो मतलब आलू और टमाटर ये दोनों हमारे न्यू वर्ल्ड स्पीसीज में आते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है जो इनमें हैवीएस्ट वुड है, हैवीएस्ट का मतलब भारी जो इसमें लकड़ी है वो कौन सी है। आपको पता है जो हमारी हैवीएस्ट लकड़ी है वो कौन सी है, लिग्नम, LIGNU एग्नम, लिग्नम। ठीक है, जो लिग्नम है या इसका पूरा नाम है लिग्नम विटेई, VITAE। लिग्नम विटे जो है वो हमारी हैवीएस्ट वुड होती है और इसी को हम बोलते हैं गुएशम। ठीक है, GUIACUM गुएशम बोलते हैं। और ये तो आपका डलबर्जिया सिसो जो है ये होता है स्ट्रेंथ, मतलब ये बहुत मजबूत होती है और इसकी ड्यूरेबिलिटी मतलब ये काफ़ी लंबे समय तक चलती है। और जो सेलिक्स जो लकड़ी है या जो इसके पेड़ की जो लकड़ी है इससे हम बनाते हैं क्रिकेट के बैट। ठीक है, जो क्रिकेट में जो बैट्समैन बैट इस्तेमाल करता है वो सेलिक्स की लकड़ी का बनता है। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं वाइट विलो, WHITE, वाइट WILLOW, वाइट विलो कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सोर्स ऑफ लिक्विराइज। जो लिक्विराइज है ये हमें किससे मिलता है, तो ये मिलता है ग्लाइसिराइजा की जड़ से मिलता है लिक्विराइज। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में हमसे पूछा है जो हमारा भोजपत्र है, भोजपत्र है जिसके ऊपर पुराने ज़माने में लगन पत्रिका लिखी जाती थी, जबकि शादी होती थी तो जो लगन किस दिन का आया है क्या आया है वो सब इस पर भोजपत्र पर लिखा जाता है। भोजपत्र जो है हमें एक पेड़ है, पेड़ की छाल से प्राप्त होता है और उस पेड़ का नाम है बेतुला। ठीक है, बेतुला पेड़ की छाल से हमको पाया जाता है, भोजपत्र पाया जाता है जो लिखने के काम आता है, जिस पर हम लिख सकते हैं और ये बहुत सालों तक ऐसे का ऐसे ही रह सकता है। ठीक है, बहुत सालों पर इस पर कोई इंसेक्ट या कोई फंगस या कोई एल्गी या ये रखे रखे अपने आप खराब नहीं होता है। ठीक है, बहुत सालों तक ये चल सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है जो रेटिसाइड है, रेड स्क्विल, रेटिसाइड मतलब रोडेंट्स या चूहों को मारने वाली जो दवाई है वो हमें किससे मिलती है। ये मिलती है अर्जीनिया में, अर्जीनिया में उसके बल्ब से। ठीक है, जैसे प्याज का बल्ब आपने देखा होगा, ये प्याज देखना ना, प्याज में ऐसे होता है, तो ये प्याज है तो इसके नीचे इसकी स्टेम होती है, स्टेम के ऊपर ये फ्लैशी लीव्स होती हैं, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बल्ब। ठीक है, तो वैसे ही अर्जीनिया में जो बल्ब होता है उससे निकलती है एक दवाई जिसको बोलते हैं रेटिसाइड या रेड स्क्विल, जो कि चूहों को या रोडेंट्स को मारने के काम आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सोर्स ऑफ सेंटोनिन। जो सेंटोनिन है ये हमें किससे प्राप्त होता है। सेंटोनिन एक दवाई है जो हमें इंटेस्टाइनल जो वर्म होते हैं, मतलब इंटेस्टाइन में जो कीड़े होते हैं उनको मारने की काम आती है। ये प्राप्त होती है आर्टिमिशिया का जो फ्लावर है उससे मिलती है। ठीक है, आर्टिमिशिया के फ्लावर से ये दवाई बनाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है कॉलीफ्लोरी। जो कॉलीफ्लोरी है ये क्या है। ठीक है, कॉलीफ्लोरी हमसे पूछा है क्या है, तो कॉलीफ्लोरी का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर ऑन ओल्ड स्टेम, मतलब ओल्ड स्टेम पर फ्लावर का आना, इसी को बोलते हैं कॉलीफ्लोरी। ठीक है, कॉलीफ्लोरी इज प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर ऑन ओल्ड स्टेम। और ये किस में देखी जाती है, पपीते में, PAPAY पपाया। पपाया के बाद ये मिलता है जैक फ्रूट, JACKFRUIT जैक फ्रूट में। इसके बाद फिग में, FIG फिग में, और SYZYGIUM CGCM में ये देखने को
मिलती है। इन चारों में कॉलीफ्लोरी देखने को मिलती है, ठीक है। जिसमें से ये जो जैक फ्रूट है ये आपका एग्जाम्पल है मोनोसियस का, ठीक है। मतलब इस प्लांट में दोनों टाइप के फ्लावर देखने को मिलते हैं, मेल भी और फीमेल भी। अगला क्वेश्चन है एपिकैलेक्स। एपिकैलेक्स जो है ये हमारा क्या होता है, तो ये होता है वॉल ऑफ ब्रैक्ट, ठीक है। अब ब्रैक्टियोल्स हम यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे ब्रैक्टियोल्स जो है वो ज़्यादा सही ऑप्शन है, ठीक है। आंसर ये भी हो सकता था अगर यहाँ पर ब्रैक्टियोल्स नहीं दिया होता तब, ठीक है। तो ब्रैक्टियोल्स या ब्रैक्ट का जो पूरा वॉल होगा उसको हम बोलते हैं एपिकैलेक्स, ठीक है। उसकी एक इकाई को हम बोलते हैं ब्रैक्टियोल्स और पूरे को बोलते हैं ब्रैक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और ये एपिकैलेक्स जो है ये हमें देखने को मिलता है मालवेसी फैमिली में, ठीक है। मालवेसी फैमिली में जिसमें आता है आपका हिबिस्कस, ठीक है। हिबिस्कस जो है वो इसमें आता है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है जो शब्द टैक्सोनॉमी है वो किसने दिया है, तो टैक्सोनॉमी शब्द दिया है APD कैंडोले के द्वारा और ये किस साल में दिया है, ये दिया है 1813 में, ठीक है। और इसके जो फादर हैं टैक्सोनॉमी का जो जनक है वो कहा जाता है कैरलस लिनियस को। अगला क्वेश्चन है सबसे एडवांस फैमिली बताओ डाइकॉट्स की। डाइकॉट्स मतलब जिसमें कोटिलिडन की संख्या कितनी हो, 2। तो सबसे एडवांस फैमिली होती है हमारी कॉम्पोजिटे फैमिली। कॉम्पोजिटे फैमिली को दूसरा नाम है एस्टेरेसी या इसी को हम बोलते हैं सनफ्लावर की फैमिली, ठीक है। कि मतलब जो सनफ्लावर है वो भी इसी फैमिली में रखा गया है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है जो रेसिमोज इन्फ्लोरोसेंस है वो क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है जो ओल्डेस्ट फ्लावर होगा वो कहाँ पर होगा, बेस पर। ओल्डेस्ट फ्लावर होगा आपका बेस पर। तो ऑप्शन देख लो, ओल्डेस्ट फ्लावर एट टॉप ये तो गलत है, यंगेस्ट इन द मिडल ये भी गलत है, आइदर ऑफ द अबव नहीं। तो यंगेस्ट फ्लावर एट द टॉप, ठीक है। ओल्ड अगर बेस पे है तो जो यंगर है वो कहाँ पर होगा, टॉप पर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, आपको पता होगा क्लासिफिकेशन के 3 जो हैं वो सिस्टम है क्लासिफिकेशन के। एक आर्टिफिशियल है, दूसरा नेचुरल है, तीसरा फिनेटिक है। तो जो नेचुरल सिस्टम दिया है वो दिया है बेंथम और हुकर के द्वारा, जबकि आर्टिफिशियल दिया गया है कैरलस लिनियस के द्वारा, ठीक है। आर्टिफिशियल, और आर्टिफिशियल को ही हम बोलते हैं सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसी को बोलते हैं सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बाकी चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है टैक्सॉन जो है, टैक्सॉन क्या दर्शाता है, ठीक है। तो टैक्सॉन दर्शाता है ग्रुप ऑफ एनी रैंक। किसी भी रैंक का जो ग्रुप होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, टैक्सन बोल देते हैं, ठीक है। जैसे हमारा होता है ना स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, किंगडम। तो जितने ये अपने आप में एक रैंक हैं इन्हीं को अपने आप में एक टैक्सन है। ये एक टैक्सन, ये दूसरा टैक्सन, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, समझे। मतलब स्पीसीज एक टैक्सन, जीनस एक टैक्सन, फैमिली एक टैक्सन, ऑर्डर एक टैक्सन, ऐसे ही डिवीजन तक, ठीक है, या फाइलम तक, ठीक है, या फिर यहाँ पे लास्ट में किंगडम तक, ठीक है। तो ये है टैक्सन। आगे है डाइअडेल्फस जो कंडीशन है ये हमें किसमें को देखने को मिलती है, तो डाइअडेल्फस जो कंडीशन है इसमें होता है 9+1, ठीक है। तो ये जो 9+1 है ये देखने को मिलता है पेपिलियोनेसी में, ठीक है। पेपिलियोनेसी जो फैमिली है इसमें देखने को मिलता है। डाइडेल्फस में क्या होता है, स्टैमेन यूनाइटेड होते हैं 2 ग्रुप में, ठीक है। स्टैमेन्स यूनाइटेड इन 2 ग्रुप, तो ये पेपिलियोनेसी में मिलता है। अगला हमारा क्वेश्चन है सिलिक्वा। जो सिलिक्वा है ये फ्रूट है एक टाइप का, ये किससे डेवलप होता है, तो सिलिक्वा जो फ्रूट है ये हमारा देखने को मिलता है ब्रासिकेसी फैमिली में, ठीक है। ब्रासिका फैमिली में या फिर क्रूसीफर में, ठीक है। ब्रासिका या इसको बोल देते हैं क्रूसीफर, CRUCIFERAE, क्रूसीफेरी में, ठीक है। ब्रासिकेसी, ब्रासिका या क्रूसीफेरी में ये बनता है हमारे बाइकार्पलरी गाइनेशियम से, ठीक है। बाइकार्पलरी गाइनेशियम या हम कह सकते हैं बाइकार्पलरी सिनकार्पस ओवरी से बनता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है वो अमेरिकन प्लांट बताओ जो ट्रबलसम टेरेस्ट्रियल वीड है भारत में। मतलब एक प्लांट को हम अमेरिका से लाए, भारत में लाए, ठीक है, क्योंकि उसकी फ्लावर बहुत अच्छे थे, उस पर उसके जो पुष्प थे बहुत अच्छे थे, इसलिए उसको हम अमेरिका से भारत में लाए। लेकिन भारत में वो इतनी मात्रा में फैल गया
कि जो भी हमारे पानी में रहने वाले जीव हैं, जैसे मछली है या अन्य कोई छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, उनको ये मारने लग गया। कैसे? ये ऑक्सीजन जो है उस पानी से सारी ले लेता है, जिसके कारण उनको अपने जीवनचर्या के लिए ऑक्सीजन कम पड़ जाता है और वो मर जाते हैं। ठीक है, तो उसका नाम है इकोर्निया क्रैसिपस। इकोर्निया क्रैसिपस को हम अमेरिका से लाए थे और ये क्या है? वीड, एक टाइप की खरपतवार है। ठीक है, वीड को बोलते हैं खरपतवार। ठीक है, और इकोर्निया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत तेज़ी से होता है। वो किसके कारण होता है? ऑफसेट की मदद से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो हमारा पेपस है ये किसका मॉडिफिकेशन है? तो पेपस हमारा जो मॉडिफिकेशन होता है वो होता है कैलेक्स का। ठीक है, और कैलेक्स को ही हम बोलते हैं सेपल। तो CALYX, कैलेक्स के मॉडिफिकेशन को हम बोलते हैं पेपस। और ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है सनफ्लावर में या कैरेट ग्लास में, जो कि है हमारी कॉम्पोजिटी या एस्टेरेसी फैमिली के मेंबर। ठीक है, सनफ्लावर SUNFLOWER सनफ्लावर, या फिर हमारा कैरेट ग्रास CARROT कैरेट GRASS कैरेट ग्रास। अगला हमारा क्वेश्चन है सीड्स ऑफ विच आर यूज बाय वेइंग बाय ज्वेलर्स। तो पुराने ज़माने में क्या होता था? आज के ज़माने में आपके पास 1 किलोग्राम का वेट है, 250 ग्राम का है, 500 ग्राम का है। ठीक है, बट पुराने ज़माने में ऐसा होता था, जो हमारे ज्वेलर्स होते थे, ज्वेलर्स मतलब जो सोने चांदी का जो काम करते हैं उनको बोलते हैं ज्वेलर्स। तो ज्वेलर्स को किन किन पेड़ के बीज का इस्तेमाल करते थे वजन करने के लिए? ठीक है, तो वो है हमारा इसमें से आर्बरस। आर्बरस जो है, इसके बीज जो होते हैं वो लगभग सारे बीज एक ही साइज के होते हैं। ठीक है, एक ही साइज मतलब उनका वेट जो होता है वो लगभग फिक्स होता है। ठीक है, इसीलिए इस प्लांट के बीज का इस्तेमाल करते थे हमारे ज्वेलर्स। ठीक है, मतलब जो सुनार होते हैं वो इसके बीज का इस्तेमाल करते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो फोलिसियस स्टाइप्यूल होता है ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है मटर में। मटर मतलब स्वीट पी में ये पाया जाता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लेथिरस। लेथिरस जिसका है जीनस LATHYRUS, लेथिरस जीनस में देखने को मिलते हैं फोलिसियस स्टाइप्यूल। और जो ये हमारा स्माइलेक्स है, स्माइलेक्स में मिलते हैं टेंट्रिलर स्टाइप्यूल, TENDRILLAR टेंट्रिलर स्टाइप्यूल। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जाए। स्वीट पी का पूछेंगे या तो फोलिसियस या तो पूछेंगे स्माइलेक्स का। ठीक है, तो जो आने वाले प्रश्न हैं ये भी मैं आपको ऑप्शन के माध्यम से कराता जा रहा हूँ। तो आगे देखिए, आगे हमसे पूछा है सेसाइल बाइसेक्सुअल फ्लावर अरेंज हैं एक्रोपेटल में। तो ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं स्पाइक। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है जो मोमोर्डिका है, जो ये हमारा मोमोर्डिका है ये कड़वा क्यों है? मतलब बिटर मतलब कड़वा। अब बात करते हैं मोमोर्डिका होता क्या है। मोमोर्डिका होता है करेला। तो जो करेला है ये कड़वा क्यों है? क्योंकि इसमें एक एल्कलॉइड प्रेजेंट होता है, ALKALOID एल्कलॉइड प्रेजेंट होता है, जिसका नाम होता है कुकुरबिटेसिन। ठीक है, इसी के कारण क्या होता है? करेला कड़वा होता है। और इसमें और भी हैं, इसमें एक है कोसिनिया, COCCINIA। ये जो कोसिनिया होता है और ये जो मोमोर्डिका है ये दोनों हैं डाइसियस। ये दोनों है क्या होते हैं? इसमें डाइसियस होते हैं। ये दोनों डाइसियस होते हैं, मतलब एक प्लांट पर एक ही टाइप का फूल प्रेजेंट होगा, या तो वो मेल फूल होगा या फीमेल फूल होगा। ठीक है, मतलब जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाएगा या फीमेल। ठीक है, ये दोनों ही डाइसियस होते हैं। ये कोसिनिया क्या है? कोसिनिया होता है कुंदरू, जो आपने देखा होगा ना बाजार में मिलता है, खीरे के जैसा होता है लेकिन बहुत छोटा होता है। ठीक है, उसे बोलते हैं कुंदरू, और उसी को हम बॉटनी में बोलते हैं कोसिनिया। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है मैक्सिमम वेरिएशन पोलेंड्री से लेके सिनेंड्री तक ये किस में देखने को मिलता है? ये मिलता है कुकुरबिटेसी फैमिली में। अगला है रेजुपिनेशन। रेजुपिनेशन जो है वो किस में होता है? वो होता है ऑर्चिड्स में। ठीक है, रेजुपिनेशन ऑर्चिड्स में होता है। अगला क्वेश्चन है एंड्रोशियम जो होते हैं वो लिलिएसी फैमिली में कैसे होते हैं? वो होते हैं हमारे एंटीफिलस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है ऑड पेटल इज एंटीरियर, मतलब ऑड जो पेटल है वो एंटीरियर अंदर की तरफ होगा, तो वो कौन सी फैमिली में होता है? क्रूसीफेरी में, कैसलपिनेसी में, मालवेसी में या रोटेसी में? तो ये होता है हमारा कैसलपिनेसी के फैमिली में। ठीक है, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है।
हमसे पूछा है लार्जेस्ट फैमिली, मतलब सबसे बड़ी फैमिली कौन सी होती है, वो होती है सनफ्लावर वाली फैमिली। वो कौन सी है, एस्टेरेसी या कॉम्पोजिट है। अगला क्वेश्चन है बीओडी का फुल फॉर्म पूछा है। बीओडी स्टैंड्स फॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, लेकिन यहाँ पे बायोलॉजिकल ना देकर क्या है, बायोकेमिकल, तो हम इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो या तो इसका आंसर बी होगा, या तो अगर आपको ये भी नहीं लगाना है तो आपका ऑप्शन नंबर डी भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर आपका ऑप्शन में है तो आप वो लगाएंगे, नहीं तो आप नन ऑफ दिस लगा सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है डीडीटी। डीडीटी जो ये क्या है, तो ये हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक है, तो ये नॉन डिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट पाया जाता है नेचर में। ठीक है, नेचर में या फिर बर्ड के अंदर भी पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है गोल्डन राइस या मिरेकल राइस जो है ये क्या है। तो गोल्डन राइस या मिरेकल राइस ये क्या है, ये हमारी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, या हमारी जीएम क्रॉप है जिसकी हमने न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाई है। न्यूट्रिशनल वैल्यू, इसकी हमने न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाई है। कैसे, तो हमने इसमें विटामिन ए बढ़ाया है। ठीक है, इसको खाने से विटामिन ए की कमी नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए इसमें जीन डाले गए थे। ठीक है, किसके डाले गए थे, एक सॉयल बैक्टीरियम है, सॉयल बैक्टीरियम है जिसका नाम है अर्वीनिया। अर्वीनिया सॉयल बैक्टीरियम है अर्वीनिया, जिसमें मेज या डैफोडिल प्लांट में जो बीटा कैरोटीन होता है उसके लिए जीन बनाए गए थे ताकि उसमें बीटा कैरोटीन बने, और यही बीटा कैरोटीन हमारी बॉडी में विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने ये बनाया जाता है गोल्डन राइस ताकि इसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक हो। ठीक है, या इसको खाने से हमें विटामिन ए की मात्रा हमारी बॉडी में कम ना हो, इसलिए इसको खाया जाता है। और ये क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, इसी को हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक क्रॉप। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है गली इरोजन जो है वो क्या होता है। तो आपने देखा होगा जो उत्तराखंड के हैं या फिर कहीं के निवासी हैं, तो जब वो अपने गांव जाते होंगे ना, तो कोई ऐसी एक नहर जैसी पड़ती होगी जिसमें क्या होगा कि मान लो एक पहले एक नॉर्मल ज़मीन थी, उस ज़मीन में क्या हुआ, अचानक से एक पानी आया या बारिश का पानी आया तो बहाव बना। ठीक है, बारिश का पानी आया, बहाव बना, तो अब क्या हो जाएगा, ये पानी जो अपने साथ है इसके नीचे की जो भी मिट्टी है इसको अपने साथ बहा के ले जाएगा आगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो बीच में जहाँ से पानी बहा था यहाँ पे गड्ढा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बहुत ज़्यादा गड्ढा हो जाएगा। इस तरीके का जो इरोजन होता है इसी को बोलते हैं गली इरोजन। ठीक है, तो ये किसकी कारण से होता है, तो ये पानी के कारण से होता है, वाटर के कारण से होता है, पानी के कारण से। या तो नदी जो है वो बहा के ले जाए, नदी का पानी बाहर आके ले जाए, या बारिश का पानी ऐसे बहा के ले जाए पूरी यहाँ की मिट्टी को और नीचे पूरी खोखली कर दे ज़मीन। जब खोखली मतलब ऊपर का 1-2 फुट गहरा गड्ढा हो सकता है इससे। ठीक है, पानी का बहाव इतना तेज हो कि वो जहाँ से गुजरे पूरा ले जाए और यहाँ पे खाली जगह हो जाए उसके जाने के बाद। ठीक है, तो ये होता है वाटर से। अगला है मल्चिंग। मल्चिंग किस में हेल्प करती है, आपने देखा होगा ना, जो खेती जो पंजाब में पराली जलाते हैं, तो जो पराली क्या होता है, मान लो हमारा एक चावल का प्लांट है। ठीक है, चावल का प्लांट है, इस चावल के प्लांट में से मैंने चावल तो निकाल लिया, चावल निकाल लिया अलग से। अब जो भी ये इसका वेस्ट मटेरियल बचा है, ठीक है, जो भी ये वेस्ट मटेरियल बचा है, तो ये इसको सिंपल सी भाषा में समझाऊँ तो पराली बोलते हैं। ठीक है, तो इसको अगर मैं अपनी फसल के ऊपर या अपनी खेत में इसको ऐसे पूरे को ढक देता हूँ, पूरे खेत में फैला देता हूँ इस बचे हुए को, तो इसको हम बोलते हैं मल्चिंग। ठीक है, और ये किस में हेल्प करती है, ये हेल्प करती है मॉइस्चर कंजर्वेशन में। मतलब अब जो मेरी मिट्टी में जो नमी है वो सूरज की रोशनी से पानी ऊपर को नहीं उड़ेगा। ठीक है, नमी किसके कारण होती है, पानी के कारण, तो मॉइस्चर रिटेंशन में ये हेल्प करता है मल्चिंग। ठीक है,
अब इसको टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं? इसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं इसको, टेक्निकल भाषा में बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर। जैसे हमारा स्ट्रॉ होता है वैसा होता है, ठीक है। और ये किसकी फसल को हम कह सकते हैं, मतलब किसके बचे हुए को कह सकते हैं? तो बार्ले, ओट्स, राइस, वीट और राई, इनके फसल से जो बचा हुआ होता है उसको हम कह सकते हैं या मल्चिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड टू मैक्सिमम एक्सटेंट बाय। सोलर एनर्जी को कौन ट्रैप कर देता है, मतलब सोलर एनर्जी को कौन संभाल लेता है सबसे ज़्यादा? तो वो है शुगर केन का प्लांट, ठीक है, क्योंकि इसी में होती है C4 साइकिल, ठीक है, इसी में होती है C4 साइकिल। C4 साइकिल सोलर एनर्जी में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी ट्रैप करता है शुगर केन। अगला क्वेश्चन है, ट्रू जो जीरोफाइट है वो कौन है? ट्रू जीरोफाइट का मतलब ये होंगे हमारे नॉन सक्लुएंट, ठीक है, नॉन सक्लुएंट होते हैं। तो ये हमारा जिजीफस, जिजीफस हमारा एक ट्रू जीरोफाइट है, ठीक है। और जिजीफस जो होता है इसको हम बोलते हैं बेर, ठीक है, जिजीफस को बोलते हैं बेर। या फिर इसके एक दो एग्जाम्पल और हैं, ये ट्रू जीरोफाइट के, एक है जिजीफस, दूसरा हो गया अकेशिया, अकेशिया, और तीसरा होगा हमारा कैसुअरिना, CASUARINA, कैसुअरिना। तो ये तीन है हमारे ट्रू जीरोफाइट के एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन है, सेची डिस्क जो है इससे हम क्या नापते हैं? सेची डिस्क मतलब क्या होता है यार? एक पानी, मान लो एक नदी है, ठीक है, और नदी, सेची डिस्क का मतलब होता है ये एक ऐसा गोल सा चक्र जैसा है। चक्र में ना ऐसे मैंने 2 निशान मार दिए और इसमें फिल कर दिया मैंने ब्लैक कलर, और इसके सामने वाले में भी मैंने ब्लैक कलर भर दिया, ठीक है। एक ऐसा कार्डबोर्ड टाइप का या गत्ते का ऐसा बनाया गोल सा डिस्क टाइप का, ठीक है, उसमें ऐसे डायग्राम बना दिया मैंने। इस तरफ कर दिया ब्लैक कलर और ये खाली है वाइट कलर। इसी के बीच में मैंने धागा लगा दिया, और इस धागे का काम क्या होता है? इस धागे से हम इसको लटका सकते हैं इस पानी में, ठीक है। मैंने ऊपर से पकड़ा इसको और इस पूरे डिवाइस को इस पानी में छोड़ दिया। तो एक तरफ क्या था? ब्लैक कलर, 2 आमने सामने क्या था? ब्लैक कलर। तो अब मैं ऊपर से धागे को इस नीचे को फेंकता रहूँगा, तो ये जितनी दूर तक मेरे को दिखाई देगा इस पानी में, इसका मतलब उसकी गहराई उतनी ही ज़्यादा है। इस रस्सी से, ये डोर है, इससे मैं नाप लूँगा कि ये कितना गहरा गया है। तो ये नापता है इसकी गहराई, ठीक है, इस पानी की गहराई नापता है, या नापता है टर्बिडिटी कि ये पानी कितना साफ़ है या कितना गंदा है। कितने नीचे जाने पर ये मेरे को जो ये डिस्क है ये दिखना बंद हो गया, ठीक है। तो ये नापा जाता है, ये मशीन, ये मतलब डिस्क इसके लिए इस्तेमाल होती है। इसका नाम है सेची डिस्क, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए भी मैं कह सकता हूँ कि ये ट्रांसपेरेंसी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर C सही होगा, टर्बिडिटी ऑफ वाटर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में है, प्लांट ग्रोइंग इन कोल्ड सॉइल। वो प्लांट जो ठंडी मिट्टी में उगते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं साइक्रोफाइट्स, साइक्रोफाइट्स। चेस्मोफाइट्स वो होते हैं जो हमारे जो चट्टान होती है ना, चट्टान, ये चट्टान है, रॉक है, रॉक की जो दरार है, इस दरार में जो उगते हैं ना, इनको बोलते हैं चेस्मोफाइट्स, ठीक है। हेलोफाइट्स वो होते हैं जो सॉल्ट वाले इलाके में उगते हैं, या सॉल्ट जिस मिट्टी में पाया जाता है उसमें उगते हैं, ठीक है। ऑक्जेलोफाइट्स वो होते हैं एसिडिक, जो एसिडिक सॉइल में पाए जाते हैं प्लांट्स, ठीक है, उनको बोलते हैं ऑक्जेलोफाइट्स। जैसे हमारा बॉगमॉस है या कॉटन ग्रास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लैक्टोसोल और रीजन। लैक्टोसोल्स जो हैं वो किस में ज़्यादा होते हैं? तो उसमें एल्यूमिनियम और आयरन, इन 2 की मात्रा ज़्यादा होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, मोस्ट फेवर्ड हैबिटेट ऑफ प्लांट। प्लांट जो है वो किस हैबिटेट में, किस आवास में रहना पसंद करते हैं, या उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल निके, ठीक है। मोस्ट फेवर्ड पूछा है, अगर सिर्फ हैबिटेट ऑफ प्लांट बोलते तो इकोलॉजिकल हैबिटेट भी पाया हो सकता है, मतलब वो आवास जहाँ पर वो पाए जाते हैं उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल हैबिटेट। लेकिन जो प्लांट जिस एरिया पर रहना पसंद करे या फेवर करे उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल निके, या हम मोस्ट फेवर्ड की जगह दूसरा शब्द इस्तेमाल कर देते हैं जिसको बोलते हैं माइक्रो हैबिटेट भी कह सकते हैं, ठीक है, माइक्रो हैबिटेट। अगला है इकेड्स आर जेनेटिकली। जो इकेड्स हैं वो जेनेटिकली कैसे होते हैं?
सिमिलर होते हैं, वो जेनेटिकली एक जैसे होते हैं, इकेड्स। ठीक है, ये मॉर्फोलॉजिकली वेरिएशन इनमें देखा जाता है शेप में, साइज में, नंबर में या रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्लांट्स के लिए मिट्टी में जो नाइट्रोजन का सोर्स है वो क्या है, तो वो होता है नाइट्रेट। ठीक है, प्लांट को अगर मिट्टी से नाइट्रोजन लेना है तो वो नाइट्रेट की फॉर्म में लेंगे, नाइट्रेट का फॉर्म होता है NO3-। ठीक है, और नाइट्राइट जो होता है ये होता है NO2-। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है ओजोन जो है वो कहाँ पर पाया जाता है। जो ओजोन बनती है तो ये दो टाइप की होती है, एक होती है गुड ओजोन, एक होती है बैड ओजोन। जो हमारी गुड ओजोन होती है ये बनती है स्ट्रेटोस्फीयर में, और बैड ओजोन बनती है हमारी ट्रोपोस्फीयर में। तो ओजोन पूछी है तो ऑब्वियस सी बात है गुड ओजोन की बात करी होगी, तो हमारा आंसर क्या हुआ है स्ट्रेटोस्फीयर में बनती है गुड ओजोन। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में पूछा है एक इंटरेक्शन है जिसमें वन पॉपुलेशन इज इनहेबिटेड, एक पॉपुलेशन इनहिबिट हो गई और दूसरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, इनहिबिट हो गई मतलब माइनस हो गई और कोई प्रभाव नहीं पड़ा मतलब जीरो। तो माइनस और जीरो वाली कंडीशन जो होती है वो होती है हमारी अमेंसलिज्म में। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जबकि पैरासिटिज्म में क्या होता है, पैरासिटिज्म में एक का फायदा होता है और एक का नुकसान होता है, माइनस हो जाता है मतलब इनहिबिट हो जाता है। ठीक है, पैरासिटिज्म में। प्रीडेशन में भी यही होता है, एक का प्लस होता है एक का माइनस होता है, एक खत्म हो जाती है स्पीसीज और एक को भोजन मिल जाता है उसको मारने के बाद। और जो कॉमेंसलिज्म है उसमें एक का तो प्रॉफिट होता है और दूसरे का ना तो फायदा ना तो नुकसान। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है प्रोसेस विच इन्वॉल्व डीकैल्सिफिकेशन और लीचिंग आयरन और एल्यूमिनियम की ओर का। तो जो ये डीकैल्सिफिकेशन होता है ये वाला होता है हमारा पोर्ट्सोलाइजेशन में। ठीक है, पोर्ट्सोलाइजेशन में मिलता है ए हॉरिजन में। ये सॉइल जब आप एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे सॉइल का तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो सॉइल फॉर्मेशन होता है प्रॉपर या मैं बोलूँ पुअर ड्रेनेज से, पुअर ड्रेनेज वाटर मतलब मिट्टी है, मिट्टी में पानी इकट्ठा हो गया ऊपर से। ठीक है, पानी इकट्ठा हो गया, प्रॉपर ड्रेनेज नहीं हो रही है, इसके कारण जो पानी इकट्ठा होने की कंडीशन से यहाँ पे ना सबसे नीचे की तरफ पानी नीचे की तरफ जाएगा तो यहाँ पे एक जगह बन जाएगी या एक छोटा सा स्पेस बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं ग्ले हॉरिजन। ग्ले हॉरिजन ये देखा जाता है हमारे किस में, ये देखा जाएगा ग्लेजिनेशन में। ठीक है, ये जो ग्ले हॉरिजन है ये बनता है ग्लेजिजेशन में। ठीक है, हो सकता है आपसे ये भी पूछ लें तो मैंने इसलिए आपको ये ऑप्शन भी समझा दिया है। अगला शब्द है जो शब्द इकोसिस्टम है या टर्म इकोसिस्टम है वो किसने दी है। शब्द इकोसिस्टम दिया है टेंसले ने। ठीक है, इकोसिस्टम शब्द दिया है टेंसले ने और दिया है 1935 में। 1935 में दिया गया है इसके द्वारा। और मॉडर्न इकोलॉजी के जो फादर हैं वो बोलते हैं ओडम को। मॉडर्न इकोलॉजी का जो फादर है वो है ओडम। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है जो शब्द मेरिस्टेम है ये किसने दिया है। तो मेरिस्टेम शब्द दिया है नगेली ने। ठीक है, और जो ये ग्रू हैं ये हमारे प्लांट एनाटॉमी के फादर हैं एन ग्रू। ठीक है, और जो हैंस्टीन है, हैंस्टीन ने प्रोटोप्लास्ट दिया है, प्रोटोप्लास्ट शब्द दिया है हैंस्टीन ने। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है द डिवीजन इन ट्यूनिकार। जो ट्यूनिका में जो डिवीजन्स हैं वो कैसे होते हैं, तो वो सिर्फ एंटीक्लाइनर डिवीजन पाया जाता है ट्यूनिका में। ठीक है, ट्यूनिका क्या है, ये एक ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी है जो दी है स्किम्ड ने, मतलब SCHIMDT स्किम्ड ने दी है। ट्यूनिका थ्योरी है, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी इसका नाम है पूरा। ये थ्योरी है ये इसने दी है स्किम्ड ने। अगला क्वेश्चन है जो मैकेनिकल टिश्यू बताओ जिसमें लिग्निन नहीं पाया जाता, मतलब ये नॉन लिग्निफाइड है। ठीक है, मैकेनिकल पूछा है तो ये है हमारा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा में लिग्निन एब्सेंट होता है। ठीक है, जबकि वहीं हम स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो ये क्या होता है हमारा नॉन लिविंग होगा। स्क्लेरेनकाइमा हमारा नॉन लिविंग होगा और लिग्निफाइड होगा, मतलब इसमें लिग्निन पाया जाता है। ठीक है, इसकी सेल वॉल में। अगला क्वेश्चन है ग्रोथ इज सब एपिकल। जो ग्रोथ होती है वो एपिकल के नीचे से होती है, ऐसा किस में देखने को मिलता है। ऐसा देखने को मिलता है रूट में। ठीक है, देखो एपिकल मतलब ये जमीन है, जमीन के नीचे हमारी जड़ है, तो सबसे आगे क्या होता है रूट कैप। ठीक है, रूट कैप। लेकिन रूट कैप के पीछे ही कुछ सेल्स होती हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं जो डिवाइड करती हैं और हेल्प करती हैं इसके इलोंगेशन में। ठीक है, तो ये हो गया एपिकल
इसके नीचे वाला हो गया सब एपिकल, ठीक है, सब एपिकल, बस इसीलिए ये देखा जाता है रूट में, ठीक है। वहीं अगर मैं तने की बात करूं तो तने में सबसे ऊपर क्या होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जो बढ़ती रहती हैं और प्लांट की ग्रोथ इंक्रीज करती रहती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ कॉमनली नोन एज स्टार्च शीट। स्टार्च शीट हम किसको बोलते हैं, मतलब जिसमें स्टार्च पाया जाता है, ठीक है, तो वो होती है हमारी एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस को बोलते हैं। अगला है सेंट्रीफ्यूगल, जो जाइलम है वो किस में पाया जाता है, वो पाया जाता है तने में, सेंट्रीफ्यूगल। ये आप ध्यान रखना, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है एंडार्क कंडीशन, ENDARCH, एंडार्क कंडीशन स्टेम में पाई जाती है, जहाँ पर क्या होता है, जो प्राइमरी जाइलम होता है वो सेंटर पर होता है, ठीक है, सेंटर पर क्या होगा, प्राइमरी जाइलम होता है सेंटर पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आइसोबाइलेटरल जो लीव्स होती हैं वो किस में पाई जाती हैं, या आइसोबाइलेटरल लीव्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, वो होती हैं एम्फीस्टोमेटिक, मतलब इसमें स्टोमेटा दोनों साइड पर होंगे, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है, दोनों साइड पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। और ये किस में देखने को मिलता है, ये मिलता है ग्रास में, मतलब घास में, या फिर मोनोकॉट में, जैसे मेज की लीफ में, ठीक है, मेज की लीफ में। अगला हमारा क्वेश्चन है, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स आर एसोसिएटेड विद, जो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स हैं ये हमारी संबंधित होती हैं लेंटिसेल्स से, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन आर्किगोनिएट। आर्किगोनिएट मतलब जिसमें आर्किगोनिया पाई जाती है। पहले हम ये जान लेते हैं कि आर्किगोनिया किस में पाई जाती है, ठीक है, तो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, इन तीनों में आर्किगोनिया पाई जाती है। हालांकि जिम्नोस्पर्म में रिड्यूस्ड फॉर्म में पाई जाती है, लेकिन हम कह सकते हैं पाई जाती है, लेकिन कंप्लीटली एब्सेंट होती है एंजियोस्पर्म में, मतलब एंजियोस्पर्म में आर्किगोनिया पाया नहीं जाता है। हमसे नहीं पूछा था तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रेडवुड ट्री जो है वो हम किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं सिकोया को बोलते हैं। ये क्या है, जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, सिकोया क्या है, जिम्नोस्पर्म है, रेडवुड ट्री, सिकोया, दिस इज जिम्नोस्पर्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म में जो प्रोथेलियल सेल्स हैं मेल गैमेटोफाइट में वो कितने होते हैं, तो वो देखो, प्रोथेलियल सेल्स की बात करूं तो साइकस में होता है 1, पाइनस में होता है 2, तो हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो 1 या 1 से ज़्यादा हो सकती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा वो क्या रहेगा, करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, साइकस का जो एंडोस्पर्म है वो कैसा होता है। देखिए, साइकस क्या है, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म कैसा होता है, हैप्लॉइड, जबकि एंजियोस्पर्म में ये कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड, मतलब यहाँ पर इसकी कंडीशन होती है 3n। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, ऑलवेज हैप्लॉइड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, नंबर ऑफ नेक कैनाल सेल्स, जो नेक कैनाल सेल्स होती हैं साइकस के आर्किगोनियम में उनकी संख्या कितनी होती है, उनकी संख्या नहीं होती है, या नेक कैनाल सेल्स एब्सेंट होती हैं साइकस के केस में। जबकि अगर आप नेक सेल्स की बात करते तो नेक सेल होती हैं 2, साइकस के केस में होती हैं 2, और पाइनस के केस में होती है 4 से लेके 8 तक हो सकती है, ठीक है। अगला है, फीमेल कोन जो है वो किस में एब्सेंट होती है, तो फीमेल कोन एब्सेंट होती है साइकस में, साइकस में फीमेल कोन मौजूद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, साइकस, साइकस होता है हमारा डायसियस, साइकस में या तो मेल ही होगा या तो फीमेल ही होगा, मतलब या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको आप मेल कोन कह सकते हैं, या फिर फीमेल कोन तो मौजूद नहीं होती है, इसमें होगा मेगास्पोरोफिल मौजूद होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, जो एल्गल जोन इज ए कैरेक्टरिस्टिक, मतलब एल्गी जो है किस में पाई जाती है, तो साइकस के कॉर्लोइड रूट में एल्गी पाई जाती है, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं एल्गल जोन कैरेक्टरिस्टिक है साइकस के कॉर्लोइड रूट का। ब्रायोफाइट हमारे क्या होते हैं, तो ब्रायोफाइट हमारे होते हैं होमोस्पोरस, मतलब इसमें दोनों टाइप के स्पोर बनते हैं, किसमें, ब्रायोफाइट में। जब 2 टाइप के स्पोर बनते हैं तो उसको बोलते हैं हेट्रोस्पोरस, और जब सारे सेम बनते हैं तो इसको बोलते हैं होमोस्पोरस। जब सारे स्पोर्स एक ही जैसे हों तो वो होते हैं होमोस्पोरस, और ये कंडीशन होती है ब्रायोफाइट्स में। अगला क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट, जो सबसे छोटा ब्रायोफाइट है वो कौन सा होता है, वो होता है ज़ोप्सिस, ज़ोप्सिस सबसे छोटा है। और सबसे लार्जेस्ट अगर पूछा जाए तो वो होता है डॉसोनिया या फिर फ्रंटालिस,
ठीक है, आप अपने ऑप्शन में देखिएगा, जो आपका ऑप्शन मिले इन दोनों में से वही करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है फिनेरिया। फिनेरिया जो है वो सबसे अच्छा कहाँ पर उगता है? तो रिसेंटली बर्न सॉइल रिच इन प्लांट एश। ठीक है, रिसेंटली बर्न सॉइल रिच इन प्लांट एश। मान लो क्या हुआ, एक मिट्टी थी, यहाँ पर एक प्लांट था, ठीक है, छोटा सा पौधा था, आपने इसको जला दिया। अब जलाने के बाद क्या रहा, इसकी राख इसी पर गिरी ना, इसी ज़मीन पर, तो यहीं पर फिनेरिया जो है ये ऐसे उग जाएगा। ठीक है, फिनेरिया जो है यहाँ से उग जाएगा। बस यही पूछा था और यही ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है मेन ब्रांच इन लीफी गैमेटोफोर ऑफ फिनेरिया। फिनेरिया में जो मेन ब्रांच है इसमें क्या होगा, मेल होगा, फीमेल होगा, या दोनों होंगे, या दोनों में से एक होगा। तो जो इसकी मेन ब्रांच होती है, मेन ब्रांच जो लीफी गैमेटोफोर फिनेरिया की, वो हमेशा क्या होती है, हमारी मेल होती है। ठीक है, मेन ब्रांच जो होगी वो क्या होगी, हमेशा मेल होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, या फिर एक आपको जानकारी और बता देता हूँ। जो हमारा फिनेरिया होता है इसमें राइजोइड्स जो होते हैं, इससे एक प्रश्न पूछा है। ये होते हैं हमारे ऑब्लिक राइजोइड्स होते हैं, और ये कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, राइजोइड्स से प्रश्न देख लो क्योंकि हो सकता है पूछा जाए। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगले हमारे क्वेश्चन में पूछा है हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर इन मॉस। मॉस में हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है जब कोई चीज़ कोई भी वस्तु अगर पानी एब्जॉर्ब करे तो वो खुल जाए। ठीक है, उसकी ओपनिंग हो जाए, तो इसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर। या जो पानी एब्जॉर्ब करता है कोई भी चीज़, तो इसको बोलते हैं उसका हाइग्रोस्कोपिक नेचर। यही मॉस में हमसे पूछा है। ठीक है, तो वो होते हैं एक्सोस्टोम्स का मतलब जो उसकी पेरिस्टोम की जो टीथ होते हैं ना, पेरिस्टोम टीथ में 2 लेयर होती है, एक होती है आउटर लेयर, एक होती है इनर लेयर। तो जो आउटर लेयर होती है ना, जिसको ये एक्सोस्टोम कह रहे हैं, यही होती है हाइग्रोस्कोपिक। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक। और ये जो पेरिस्टोम टीथ हैं ये टोटल होते हैं 32, और ये होते हैं 2 लेयर में, बाहर वाली और अंदर वाली, और प्रत्येक लेयर में 16 टीथ मौजूद होती हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है मॉस प्लांट की लीफ में क्या मिलेगा। जो मॉस का प्लांट है उसकी लीफ में क्या मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, उसमें क्लोरोफिल मिलता है और स्टोमेटा एब्सेंट होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो मॉस का स्पोरोफाइट है उसमें क्या चीज़ मौजूद नहीं होती है। तो मॉस के स्पोरोफाइट में इलेटर्स मौजूद नहीं होते हैं, जबकि इलेटर्स किस में मौजूद होते हैं, हमारे मार्केंशिया में या लिवरवॉर्ट में। ठीक है, तो इलेटर्स यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। पाई किस में जाएंगे, मार्केंशिया या लिवरवॉर्ट में। वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स किसे बोलते हैं, वस्कुलर मतलब जिसमें जाइलम फ्लोएम मौजूद हो, और क्रिप्टोगैम्स मतलब जिसमें फूल नहीं आते हैं। ठीक है, तो वो है हमारा टेरिडोफाइट्स। ठीक है, अगला है मेडुलेटेड स्टील, प्रोटोस्टील जिसमें मेडुला पाया जाए तो उसको हम बोलते हैं मेडुलेटेड प्रोटोस्टील। ये हमारी पाई जाती है सिफोनो स्टील में, सिफोनो स्टील की एक कंडीशन है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फर्न एडियंटम इज नोन एज। एक टेरिडोफाइट है या फर्न है जिसको हम बोलते हैं एडियंटम, इसका दूसरा नाम क्या है। तो एडियंटम को हम बोलते हैं मेडन हेयर फर्न। हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मेडन हेयर फर्न इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ब्लैकिश हेयर लाइक पेटियोल्स होते हैं। जो पेटियोल्स होते हैं वो होते हैं ब्लैकिश हेयर लाइक, जिसकी वजह से इनको बोलते हैं। और ये स्मूथ भी होते हैं और शाइनी भी होते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा एडर्स टंग फर्न है इसको हम बोलते हैं ओफियोग्लोसम, OPHIOGLOSSUM, ओफियोग्लोसम को बोलते हैं एडर टंग फर्न। ठीक है, और जो क्विल वॉट होता है इसको हम बोलते हैं आइसोईड्स, ISOETES। पूरे फर्न में या पूरे टेरिडोफाइट में यही एक है आइसोईड्स जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ देखी जाती है, वरना सेकेंडरी ग्रोथ सब में एब्सेंट होती है और टेरिडोफाइट्स में। ठीक है, और अगर सिर्फ वॉकिंग फर्न पूछा होता तो वो होता है हमारा एडियंटम कॉर्डेटम। ठीक है, वॉकिंग फर्न। अगला क्वेश्चन है मेरिस्टील आर फाउंड इन, कि जो हमारी मेरिस्टील है ये किस में मिलती है, ये मिलती है फर्न के राइजोम्स में। ठीक है,
तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है फर्न का जो प्रोथैलस होता है वो कैसा होता है। प्रोथैलस मतलब गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट एक तो होता है इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, एक होता है इंडिपेंडेंट होता है, और ये हमारा होमोथैलिक होता है। ठीक है, एक ही थैलस में दोनों होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो रेड स्नो है, स्नो का रेड कलर किसके कारण होता है। तो ये होता है निवेलिस के कारण। ठीक है, चाहे वो हिमेटोकोकस हो या क्लैमाइडोमोनास हो। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्यों होता है रेड कलर? क्योंकि इनका जो स्पोर होता है जिसको हम बोलते हैं हिप्नोस्पोर, ये थिक वॉल होता है और उसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हिमेटोक्रोम। ठीक है, हिमेटो HAEMATOCHROME, हिमेटोक्रोम पिगमेंट पाया जाता है इनके स्पोर में, हिप्नोस्पोर में, इसलिए इनका कलर रेड होता है। और जिस स्नो पर, जिस बर्फ़ पर ये पाई जाती है उसको पूरा रेड कलर से कर देती है। ठीक है, क्लैमाइडोमोनास में जो आई स्पॉट होता है उसमें क्या होता है, उसमें होता है हमारा कैरोटिनॉइड। ठीक है, कैरोटिनॉइड पाया जाता है उसमें। तो देखो जैसे आपने क्लैमाइडोमोनास का भी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पर ये जो पाया जाता है ना, इसी को बोलते हैं आई स्पॉट, और ये क्या होता है, इसमें कैरोटिनॉइड पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इसमें जो आई स्पॉट है ना, आई स्पॉट को ही कहते हैं स्टिग्मा। ठीक है, कभी कभार यही पूछते हैं कि आई स्पॉट को ही हम बोलते हैं यहाँ पर स्टिग्मा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन मेथड बताओ रिप्रोडक्शन का स्पायरोगैरा में। स्पायरोगैरा में जो मोस्ट कॉमन पूछा है तो मोस्ट कॉमन होगा हमारा फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, मोस्ट कॉमन होता है हमारा फ्रेगमेंटेशन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न में हमसे पूछा है वो बताओ भारत में जिसका नाम जुड़ा होता है इस एनुअल रिकरेंस ऑफ व्हीट रस्ट। मतलब क्या होता है, भारत में ना जो गेहूं में जंग नामक एक रोग लगता है उसका अध्ययन किसने किया है या फिर उससे कौन संबंधित है। तो वो है हमारे केसी मेहता। ठीक है, केसी मेहता ये संबंधित है हमारे जंग नामक रोग से। ठीक है, जो गेहूं में लगता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में है हेटेरोथैलिज्म को सबसे पहले किसने देखा था। तो ये देखा है ब्लेसलेक्सी ने। ठीक है, ब्लैकेस्ली ने देखा है सबसे पहले, और ये कब देखा है, 1900 के आसपास, या मैं कह सकता हूँ 1903 में देखा है। और ये किस में देखा है, राइजोपस में देखा है, RHIZOPUS, राइजोपस में इन्होंने खोजा है सबसे पहले ये हेटेरोथैलिज्म। और ब्लैकेस्ली का पूरा नाम है एल्बर्ट ब्लैकेस्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बडिंग यीस्ट, इनमें से कौन सा बडिंग यीस्ट है। मतलब वो यीस्ट जिसमें बडिंग होती है तो वो है हमारा सैकेरोमाइसिस। ठीक है, सैकेरोमाइसिस सेरेबेसी। और जो हमारा ये सीजोसैकेरोमाइसिस है इसमें देखी जाती है फिजन। ठीक है, इसको बोलते हैं फिजन यीस्ट, इसमें फिजन देखने को मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है यीस्ट वर फर्स्ट रिपोर्टेड बाय, यीस्ट को सबसे पहले किसने रिपोर्ट किया था। मतलब ये भी होते हैं दुनिया में, ये सबसे पहले किसने बताया था, ये बताया था लिवानहुक ने। कब बताया था, 1680 में। ठीक है, 1680 में। अगला क्वेश्चन है हाईली जो रेजिस्टेंट स्पोर होते हैं बैक्टीरिया में वो हमारे कौन से होते हैं। तो आपने जब एनसीईआरटी पढ़ी होगी, एनसीईआरटी के जो लास्ट में फर्स्ट चैप्टर है उसमें ये लिखा हुआ है कि एंडोस्पोर जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा हाईली रेजिस्टेंट होते हैं बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, अगला है बाइनरी फिजन किसमें नहीं होता है। हमसे पूछा है डज नॉट, डज नॉट का मतलब जिसमें नहीं होता है। तो नहीं वाले ऑप्शन में बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, वायरस या नन ऑफ दीज। तो हमारा ऑप्शन होगा बी वायरस, नन ऑफ दीज, क्योंकि वायरस में तो कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो फिजन भी इसमें नहीं होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है द फ्रूट डेवलपिंग फ्रॉम कंप्लीट इन्फ्लोरोसेंस, जो कंप्लीट इन्फ्लोरोसेंस से जो हमारा फ्रूट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं। सिंपल बोलते हैं, कंपोजिट बोलते हैं, फॉल्स बोलते हैं या एग्रीगेट बोलते हैं। तो कंपोजिट या कंप्लीट इन्फ्लोरोसेंस जो बनता है तो हम इसको बोलते हैं कंपोजिट फ्रूट। ऐसा किस में पाया जाता है, पाइनएप्पल, अनानास में पाया जाता है। ठीक है, सिंपल का मतलब है जब हमारा एक फ्लावर से पूरा बन जाए। ठीक है, पूरा फ्लावर जो है वो बन जाए, जैसा होता है मटर के पौधे में। ठीक है, फ्लावर में होता है। अगला क्वेश्चन है बनाना, बनाना मतलब केला जो है ये हमारा क्या है। तो केला होता है हमारा एक बेरी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है राइबोसोम आर अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो राइबोसोम है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किसकी मदद से जुड़े होते हैं। तो वो है राइबोफोरेंस। राइबोफोरेंस को जो प्रोटीन्स होती हैं उनके मदद से ये जुड़ा होता है। प्रोटीन्स बोलूँ या मैं ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलूँ, उनकी मदद से ये जुड़ा होता है। ठीक है,
तो अगला क्वेश्चन है सिस्टोलिथिक डिपोजिशन ऑफ, सिस्टोलिथिक क्या होता है? सिस्टोलिथिक में कैल्शियम और कार्बोनेट जो होता है ये जुड़ते हैं, ठीक है, इसके डिपोजिशन जो होता है वो होता है सिस्टोलिथिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में स्टोर हाउस ऑफ आरएनए, जो आरएनए है उसका स्टोर हाउस कौन है? ठीक है, तो वो होता है हमारा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में आरएनए मौजूद होता है, ठीक है, मतलब जितना भी आरएनए बनेगा उसका स्टोर हाउस कौन है? न्यूक्लियोलस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कोर पार्टिकल्स आर कनेक्टेड बाय, जो कोर पार्टिकल होता है हमारा वो किसके द्वारा कनेक्ट होता है? तो वो होता है लिंकर डीएनए के द्वारा, ठीक है। आपने जब न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तब वहाँ पर आपने देखा होगा ये कोर पार्टिकल, कोर पार्टिकल में होती हैं आपकी 4 टाइप की प्रोटीन्स होती है ना, वो ऐसे तो होता है इसका स्ट्रक्चर, 4 आगे 4 पीछे, तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है, ये जुड़ी होती हैं, ये जुड़े होते हैं लिंकर डीएनए से, ठीक है। न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर आपने ऐसे देखा होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऐसे 2.5 टर्न होते हैं इसके, ठीक है, तो बस उसी की बात चल रही है। अगला हमारा क्वेश्चन है जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये किसके द्वारा खोजा गया है? तो डीएनए पॉलीमरेज को सबसे पहले खोजा है हरगोविंद खुराना ने, कॉनबर्ग ने खोजा है, ठीक है, ये इसको खोजा है कॉनबर्ग ने, ठीक है। हरगोविंद खुराना जो है इन्होंने बनाया है आर्टिफिशियल जीन, सबसे पहले इन्होंने आर्टिफिशियल जीन बनाया था, ठीक है। बेटसन ने शब्द दिया है एपिस्टेसिस, EPISTASIS, एपिस्टेसिस शब्द दिया है बेटसन के द्वारा, और ओकरा जो है इन्होंने आरएनए पॉलीमरेज खोजा है, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज, और डीएनए पॉलीमरेज खोजा है कॉनबर्ग ने, ठीक है, आर्थर कॉनबर्ग, इनका पूरा नाम है आर्थर कॉनबर्ग, ARTHUR, आर्थर कॉनबर्ग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो हमारा इंट्रा एलिलिक जीन सप्रेशन है इसको हम क्या बोलते हैं? तो इंट्रा एलिलिक जीन एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं एपिस्टेसिस, डोमिनेंस, हाइपोस्टेसिस या नन ऑफ दिस, तो इसको हम बोलते हैं एपिस्टेसिस, ठीक है, इसको एपिस्टेसिस बोलते हैं। और जीन इंटरेक्शन 3 टाइप का होता है, एपिस्टेसिस होता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है और कॉम्प्लीमेंट्री जीन होता है। फिर जो एपिस्टेसिस होता है ये 2 टाइप का होता है, एक तो होता है डोमिनेंट, एक होता है रिसेसिव। डोमिनेंट का जो हमारा एग्जाम्पल होता है ये होता है हमारा समर स्क्वैश, और जो हमारा रिसेसिव का एग्जाम्पल होता है वो होता है स्नैपड्रैगन। और जब आप करते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात तो वहाँ पर हमारा एग्जाम्पल होता है ह्यूमन में स्किन का कलर और जो गेहूं में कर्नेल का कलर, ठीक है। तो ये थे इस प्रश्न से संबंधित बातचीत। अगला क्वेश्चन है द CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल बताओ C3 साइकिल में। C3 साइकिल में CO2 को जो एक्सेप्ट करता है उस मॉलिक्यूल का नाम बताना है, ठीक है, तो वो है हमारा RUBP, ये हमारा 5 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, RUBP है 5 कार्बन कंपाउंड। और PEP ये CO2 एक्सेप्टर है, कहाँ पर? ये होता है हमारा C4 प्लांट में, PEP होता है C4 प्लांट। चलते हैं फिर अपने आज के अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ये है हमारे आज के इस मॉडल टेस्ट पेपर का आखिरी प्रश्न जिसका 100वां नंबर है। तो हमने अभी तक 99 देख चुके हैं। और देखिए लास्ट प्रश्न, इसमें है 2 सेल हैं, एक सेल A है एक सेल B है, ठीक है, इसका OP है 6, इसका WP है 5, ठीक है। अब जो B है, B का OP दे रखा है हमको 3 और TP दे रखा है 2, ठीक है। अब आपको पता है हमें बताना है कि पानी किस सेल से किस सेल की तरफ जाएगा। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा DPT निकालने का। क्या निकालते हैं? DPT निकालने का। DPT इज इक्वल टू OP माइनस TP। तो आप देखो OP आपको दोनों में दे रखा है लेकिन TP आपको एक ही में दे रखा है, जो सेल B में दे रखा है, A के लिए TP नहीं दे रखा है। अगर TP दोनों में दिया होता तो हम इसको आसानी से निकाल सकते थे। अब आपको थोड़ा सा ध्यान और लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। वो दिमाग क्या लगाना है कि जो हमारा DPT होता है इसको तो हम बोलते हैं क्या? SPB बोलते हैं। DPT को हम SPB बोलते हैं। और OP जो है, OP को हम क्या बोलते हैं? OP तो हमारा OP है यहाँ पे, दोनों में दे रखा है तो OP को OP रहने दो, माइनस जो TP है TP को हम WP भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब TP का ही दूसरा नाम क्या है? WP। तो अब आप देख लो OP कितना है, एक सेल के लिए निकालोगे तो आप ये जब फॉर्मूले में रखोगे 6 - 5 इज इक्वल टू 1,
ठीक है। और आप सेल बी के लिए निकालोगे तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब दोनों में डीपीडी या एसपी कितनी वैल्यू आ रही है, सेम आ रही है। सेम वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। और डीपीडी के हिसाब से ही हम बताते हैं कि किस सेल से पानी मूव करेगा किस सेल की तरफ, ठीक है, या मतलब किस सेल की तरफ पानी जाएगा। तो जब दोनों की वैल्यू सेम है तो पानी कहीं भी नहीं जाएगा, ठीक है, पानी जहाँ जितना है उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा नो मूवमेंट। ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और ये हमारा जो डीपीडी है ये होता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। और ये जो डीपीडी शब्द है ये दिया है मेयर के द्वारा, MEYER, मेयर के द्वारा ये शब्द दिया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने करा अपना मॉडल टेस्ट पेपर 1। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी।